एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सो आज हम फिर से आपका फेवरेट सब्जेक्ट लेके आए नेटवर्क एनालिसिस। एंड आई होप आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर जरूर देखा होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई एक आरएल सर्किट है और अगर t इज इक्वल टू 0 पे आप वहाँ से सोर्स को रिमूव कर रहे हैं, मीन्स आफ्टर t इज इक्वल टू 0 अगर हमारा एक आरएल नेटवर्क सोर्स फ्री नेटवर्क हो जाता है, सो उस सर्किट में आप करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, एनी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो आई होप कि आपने ये अच्छे से सीख लिया होगा। सेम प्रोसेस आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे फॉर द आरसी सर्किट। और कौन सा केस होगा जब t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे हमारा सोर्स सर्किट से रिमूव हो जाएगा। आपने देखा था लास्ट क्लास में, इस टॉपिक का नाम मैं रख सकता था सोर्स फ्री आरएल सर्किट। एंड सोर्स फ्री आरएल सर्किट में क्या होता है, t इज ग्रेटर देन 0 पे सोर्स आपने रिमूव कर दिया, इसका मतलब आपको सिर्फ एक R एंड L आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा नेटवर्क में। दिस इज एक्चुअल पे L इक्विवेलेंट एंड दिस इज R इक्विवेलेंट, बट मैं इसे R लिखता हूँ, ये L लिखता हूँ। क्लियर। आप कभी भी कुछ भी हो, आप सबसे पहले क्या टारगेट करेंगे, इस इंडक्टर का करंट ILT। इस सर्किट में एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछें, आप पहले क्या निकालेंगे, इंडक्टर करंट। हमने ये लाप्लास से भी ट्राई किया था एंड हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से भी ट्राई किया था। आप हमेशा, मेरा रिकमेंडेशन है, कभी भी आप ऐसी सर्किट में फर्स्ट हमेशा किसको प्रायोरिटी देंगे, टाइम डोमेन इक्वेशन। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रेफरेंस देंगे। क्लियर है इतना नाउ। यहाँ आप ILT आपको याद होना चाहिए। ILT क्या होता है, अगर इसके क्रॉस इनिशियल करंट आपको पता है, दैट इज I0 e raised to power minus t by tau and this answer is valid for t greater than or equal to 0। यहाँ टाउ की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, L इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है। अब एक L हो सकता है, एक R हो सकता है, बहुत सारे L हो सकते हैं, एक R हो सकता है, एक R हो सकता है, बहुत सारे L हो सकते हैं, एक L हो सकता है, बहुत सारे, तो वेराइटीज ऑफ कॉम्बिनेशन। बट जनरली इंडक्टर हमारे पास एक होगा। एक से ज्यादा इंडक्टर के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, आगे हम ये प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं सोर्स फ्री आरसी सर्किट। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक नेटवर्क है एंड ये कैसा नेटवर्क है, आरसी नेटवर्क है। आपने क्या किया, इस नेटवर्क में जो सोर्स था आपने उस सोर्स को t इज इक्वल टू 0 पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्लियर है। t इज ग्रेटर देन 0 पे दिस इज सोर्स फ्री आरसी नेटवर्क। इसके अंदर बहुत सारे R, बहुत सारे कैपेसिटर हो सकते हैं। ठीक है नाउ। अब अगर हम इस सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एट t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे सर्किट के अंदर सोर्स नहीं कनेक्टेड है, बट क्या पहले कनेक्टेड था, यस। क्या कैपेसिटर चार्ज हो चुका था, यस। मैं अगर बोलता हूं इसके अंदर एक कैपेसिटर था और वो किससे चार्ज हो चुका था, V0 से अगर चार्ज था, दिस वाज इनिशियल स्टोर्ड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। क्लियर। यहां हम देखेंगे सर्किट रिप्रेजेंट करते हैं, ये R होगा एंड C होगा। बहुत सारे R और बहुत सारे C हैं, तो दोनों को सेपरेट करके हमने R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट निकाल लिया। अगर सेपरेबल नहीं है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं लगा सकते, आपको वहां मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के ही सॉल्व करना पड़ेगा। लिसन माय वर्ड। क्लियर है। अगर हमारे पास यहाँ C है एंड दिस इज R, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज को आप क्या लिख सकते हैं, VCT। अगर आप देखेंगे यहाँ अगर वोल्टेज आपका VCT है प्लस माइनस VCT, यहाँ आपका कितना हो जाएगा वोल्टेज प्लस माइनस, दिस इज नथिंग बट VRT। इसे हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, दिस इज नथिंग बट VRT। यहाँ क्या मिलेगा आपको, VRT। क्लियर। करंट की अगर हम बात करें, यहाँ जो करंट जाएगा ICT और यहाँ जो करंट जाएगा IRT। हम ऐसा ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है करंट और वोल्टेज हमेशा कहाँ से एंटर करेगा, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से क्रॉस रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर। तो आपने जो V इज इक्वल टू IR इंडक्टर का करंट वोल्टेज, कैपेसिटर करंट वोल्टेज के जो फार्मूलेस पड़े हुए हैं वो उसी के लिए डिफाइन है जब करंट आपका पॉजिटिव से अंदर जाता है। तो आप लिखेंगे यही, रियल पे करंट अपोजिट हो सकता है, उस केस में आंसर निगेटिव आ जाएगा, बट आपका इनिशियल एजम्पशन यही होना चाहिए। यहाँ निकालेंगे क्या,
सो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर आरसी सर्किट है सो कैपेसिटर का वोल्टेज Vc0 माइनस इज इक्वल टू क्या होता है Vc0 प्लस। बट ये कब नहीं होता है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए माइंड पे। अगर आपको जब ये नहीं होता है वो कंडीशन होगी उस समय थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है ना। अगर ये नहीं होता तो उस केस में आप चाहते तो लाप्लास पे जा सकते थे। लिसन माई वर्ड, अगर ये किसी केस में Vc0 माइनस Vc0 प्लस नहीं होता उस केस में आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म को प्रिफर कर सकते थे। क्लियर। तो चलिए यहाँ आपका टारगेट क्या होना चाहिए जो 0 माइनस और 0 प्लस पे सेम होता है सो दैट जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें और इनिशियल वैल्यू पुट करें तो वहां पे हमसे गलती कभी नहीं होगी। गलती से भी आप दूसरी वैल्यू से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ एक इक्वेशन चाहिए किस फॉर्म पे Vc के फॉर्म पे। तो हमें इतना क्लियर एक आरसी सर्किट है ये लीनियर तो हमेशा होगी बिकॉज एलिमेंट और आर एंड सी आर द लीनियर एलिमेंट। याद रखेंगे आरएलसी किसी नेटवर्क में है मतलब सर्किट हमेशा लीनियर होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे तो हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। आर और सी अगर कांस्टेंट है आरएलसी अगर किसी सर्किट में कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर कब होगा जब आरसी या आरएल है, सेकेंड ऑर्डर कब होगा जब आरएलसी है या जब मोर देन वन इंडक्टर या मोर देन वन कैपेसिटर है और उसमें लेकिन कुछ कंडीशन होती है उसके बाद ही हम उसे बोल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। क्लियर है। जब वो सेपरेबल है या नहीं है। तो अभी हम सिंगल इंडक्टर सिंगल कैपेसिटर या इंडक्टर एंड कैपेसिटर की बात करें तो आरसी सर्किट आपका क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। अगर आपके दिमाग में ये चीज चल रहा है कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा और उसे किस फॉर्म पे लिखना है Vc के फॉर्म पे लिखना है तो मुझे लगता है कि ट्रांजिएंट से आसान टॉपिक कोई नहीं होगा। क्लियर दिस थिंग। जस्ट आपको इसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन समझना है कि क्या बनेगा और वो लिखना है और सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ हमें एक Vc के फॉर्म पे लिखना है तो आपके पास लॉट्स ऑफ चॉइस है। Vc इज इक्वल टू VR लिख सकते हैं, KCL लगा दीजिए, KVL लगा दीजिए। मैंने जस्ट एक सिंपल एक्सप्रेशन लिखा Vct इज इक्वल टू VRT। कोई भी आप एक इक्वेशन लिख लीजिए। ठीक है। अब मुझे पता है Vc के फॉर्म पे चाहिए मतलब VR को रिप्लेस करना पड़ेगा। सो VR को आप क्या लिख सकते हैं IR इंटू R। सो VR को आप क्या लिख सकते हैं IRT इंटू R लिख सकते हैं। क्लियर। IRT इंटू R। ठीक है। IRT क्या हो जाएगा दैट इज माइनस ICT। सो VCT को आप क्या लिख सकते हैं VCT इज इक्वल टू माइनस ऑफ ICT इंटू R एंड ICT को आप क्या लिख सकते हैं C dV/dt। सो यहाँ से आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया VCT इज इक्वल टू माइनस ऑफ C R को हम आगे ले लेते हैं दिस इज dVCT/dt। क्लियर। R और C को हम यहाँ इसके नीचे लेके आ जाते हैं और इसे राइट शिफ्ट कर देते हैं तो क्या मिलेगा इक्वेशन या इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगा देखेंगे dVCT/dt मिलेगा। ये राइट आएगा प्लस 1/RC इंटू VCT इज इक्वल टू 0 तो ये आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये देखेंगे 1/RC ये कांस्टेंट है कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या है लीनियर फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। सो आपको एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए कि इसका मैथमेटिकल टर्म्स कैसा बनेगा। ठीक है। तो मैंने बहुत आपको आसान तरीके से ये एक्सप्लेन किया है। अब अगर यहाँ पे मैं R को टाइम का फंक्शन का सपोज बना दूं सो ये आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं रह जाएगा लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है। आप सभी कैटेगरीज के सॉल्व करना जानते हैं सो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। बट डायरेक्ट फार्मूला कहाँ पे लगेगा वो आपको क्लियर होना चाहिए। सो अब हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। रूट्स क्या होगा इसका देखेंगे दिस इज D प्लस 1/RC तो वह एक रूट मिलेगा दैट इज माइनस 1/RC। तो सिंगल रूट का सॉल्यूशन क्या होता है एंड सॉल्यूशन किस फॉर्म पे मिलेगा यहाँ आउटपुट क्या है VCT। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ VCT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिंगल रूट का सॉल्यूशन क्या होता है e⁻∞ वन रूट और अल्फा क्या है यहाँ पे माइनस 1/RC। ये समझ में हमने कैसे लिखा आपने हम इसे कैसे लिखते हैं D प्लस 1/RC इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ एक रूट मिलेगा D इज इक्वल टू माइनस 1/RC। ठीक है। दो रूट्स होते तो D1 D2 लिख सकते तो एक रूट है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि e⁻ जो भी आपका रूट्स है माइनस 1/RC इंटू T और ये आंसर कब वैलिड होता है t ग्रेटर देन 0। और इसे इक्वेशन को एग्जैक्टली आप क्या लिखते हैं ऐसा कुछ लिखते हैं D प्लस 1/RC इंटू दिस इज VCT इज इक्वल टू 0 लिखते हैं
एंड दिस वाज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और आपका रिजल्ट किस फॉर्म पे मिलेगा, VCT, तो दिस विल बी VCT। क्लियर है। सिंगल रूट, टू रूट के लिए क्या होता है, अब वो डिपेंड करता है, दोनों रूट डिफरेंट है, दोनों रूट सेम है, अगर वो कॉम्प्लेक्स है। आई होप कि आपको ये आता होगा। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत आसानी से डायरेक्टली लिखा जा सकता था, VCT के -1/RC × t, एंड दिस आंसर इज वैलिड फॉर t ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। ओके, इसे मैं क्या t/τ लिख सकता हूं, तो चलिए टाउ को हम बाद में रिप्लेस करते हैं। ठीक है, पहले हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब k कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन को एट t = 0, एट t = 0, अब ये 0 लें कि 0 माइनस लें कि 0 प्लस, एक ही मतलब है, तीनों ही केस में VC क्या होता है, जो इनिशियल है, तो t = 0 पुट करेंगे, दिस इज VC 0 इज इक्वल टू k e⁻t -0, तो क्या हो जाएगा, e⁻0 इज 1, सो दिस वैल्यू इज k, तो k आपको मिल गया VC 0। अब याद रखेंगे यहाँ वैसे t = 0 माइनस आप पुट नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं पुट कर सकते थे, क्योंकि ये जो आपने इक्वेशन निकाला है, ये इक्वेशन 0 माइनस के लिए नहीं था, ये 0 के ऊपर ग्रेटर देन के लिए था। ठीक है, गेटिंग ना, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत क्लियर होनी बहुत जरूरी है। बट ये 0 माइनस में भी सेम मिलेगा, क्योंकि VC 0 माइनस VC 0 प्लस VC 0 सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये k की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो VCT आपको क्या मिल जाएगा, इस VC 0 एंड VC 0 को आपने क्या माना है, V0, तो मैं लिख सकता हूँ V0 e⁻t/RC, एंड दिस आंसर इज वैलिड फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अगर हम इसे और रिप्लेस कर देते हैं, क्या VCT इज इक्वल टू V0 e⁻t/τ, ऐसा लिख सकते हैं। So this will be the answer for any RC circuit which kind of source free। अगर आपके पास सोर्स फ्री RC सर्किट है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वेव फॉर्म बताया था, बट एग्जैक्ट वैल्यू हम आज की क्लास में निकाल रहे हैं। ठीक है, बट एग्जैक्ट वैल्यू हम आज की क्लास में निकाल रहे हैं। इतना क्लियर है सभी को ना। सो आप देखेंगे अब यहाँ टाउ क्या हो जाएगा, R × C। सो टाउ क्या होता है फॉर द RC सर्किट, मैं लिख सकता हूँ R इक्विवेलेंट × C इक्विवेलेंट। अगर बहुत सारे R बहुत सारे C हैं तो, अगर बहुत सारे R और C हैं तो R इक्विवेलेंट C, और एक R और एक C है तो R × C। कैन आई राइट लाइक दिस। तो याद रखेंगे टाइम कांस्टेंट ऑफ द RL सर्किट L इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, या L बाय R आप बोलिए, टाइम कांस्टेंट ऑफ द RC सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ द RC सर्किट R × C, और R इक्विवेलेंट × C इक्विवेलेंट। क्लियर है इतना। सो अगर आप इसे प्लॉट करते हैं तो हमें पहले प्लॉट ऑलरेडी पता है, ये डिस्चार्जिंग केस होगा, ये क्या होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, इसके क्रॉस इनिशियल वैल्यू क्या है, V0, इनिशियल कितना स्टोर्ड है, V0, तो V0 धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो अगर हम इसे प्लॉट करते हैं, अगर हम इसे प्लॉट करते हैं, आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, VCT। क्लियर, इनिशियल आप देखेंगे यहाँ बहुत टाइम से 0 था, और जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, सॉरी मीन्स रिमूव किया, ये आपका धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएगा, 0 पे। तो दिस वैल्यू इज V0, और ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, दिस टाइम इज 5 टाउ, और ये क्या होगा, टाउ, दिस इज R × C, 5RC। अब अगर आपको ये टाइम ज्यादा करना है या कम करना है, तो R और C की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। सो अगर टाउ ज्यादा है तो ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, और अगर टाउ कम है तो ये जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होगा। सो अगर आपको किसी सर्किट को फास्ट बनाना है, इतना क्लियर है सभी को। सो अगर हमें किसी सर्किट को फास्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, टाउ को कम करना पड़ेगा। और टाउ कम कैसे कर सकते हैं, RC सर्किट में टाउ को कम करने के लिए R और C की वैल्यू आपको कम करना होगा। क्या करना होगा, R और C की वैल्यू आपको कम करना होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ टाउ डिस्कस करते हैं कि टाउ से सर्किट के परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ता है, टाउ से सर्किट के परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ता है। सो देखते हैं हम टाउ से सर्किट के परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ता है। एक मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, आप देखेंगे लाइक दिस। एक आपके पास ग्राफ ऐसा है, एक आपके पास ग्राफ ऐसा है, और एक आपके पास ग्राफ ऐसा है। ठीक है, लाइक दिस, एंड दिस इज T। मैं अगर बोलूं इनमें इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो टाउ 1 है, इसका जो टाइम कांस्टेंट है टाउ 2 है, इसका टाइम कांस्टेंट टाउ 3 है। क्लियर है। सो किसका टाउ ज्यादा है, टाउ 3 का। सो टाउ 3 इज ग्रेटर देन टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 1। क्लियर है। सो अगर आपको सर्किट को फास्ट बनानी है, सो टाउ शुड बी लेस, टाउ शुड बी लेस। तो RC सर्किट के केस में टाउ क्या होता है,
टाउ क्या होता है R इंटू सी, और RL सर्किट के केस में L बाय आर। क्लियर है? सो अगर आपको RC सर्किट में सर्किट को फास्ट करना है तो या तो R को कम करिए या तो C को कम करिए। R को कम करना पॉसिबल है क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में आप रेजिस्टेंस को चाहें तो डिक्रीज कर सकते हैं। एंड LR सर्किट में अगर इस सर्किट को फास्ट करना है तो इंडक्टर को कम करना पड़ेगा या रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी तो टाउ आपका कम होगा। सो याद रखेंगे RL सर्किट में रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा होने से सर्किट फास्ट मिलती है। इसीलिए अगर आप प्योर इंडक्टिव सर्किट ले लेते हैं, प्योर इंडक्टिव जहाँ पे R बहुत मिनिमम है, तो अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो उसका टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो उसका टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए कभी भी इंडक्टर प्योर नहीं होता, हमेशा उसके साथ रेजिस्टेंस होता है। क्लियर इतना? हमेशा उसके साथ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्लियर? एंड दैट इज अंडरस्टूड। उसकी प्रॉपर्टीज है, आप प्योर इंडक्टर बना ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? सो वहां R इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो कैपेसिटर में R को कम होना चाहिए एंड इंडक्टर में R को ज्यादा होना चाहिए टू बी, अगर आपको सर्किट क्या करना है, फास्ट करना है। क्लियर है इतना? अगर हमें सर्किट फास्ट करना है। क्लियर? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। क्लियर है ना? अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इतना क्लियर है ना? इसे मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है? तो आप याद रखेंगे किसी भी RC सर्किट में, अब इसे डायरेक्टली याद रखें, किसी भी RC सर्किट में कुछ भी पूछा जाए आप पहले क्या निकालेंगे, VCT। पहले क्या निकालेंगे, VCT। एंड VCT क्या हो जाएगा, V0 e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन RC, और RC को आप चाहें तो टाउ लिख सकते हैं। एंड दिस आंसर इज ग्रेटर देन फॉर t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्लियर है? अब अगर आपसे यहाँ से VC नहीं पूछा जाता, अगर आपसे करंट पूछा जाता, कैपेसिटर के क्रॉस करंट, तो भी निकल सकता था। और आपको पता है VC क्या हो जाएगा, VRT, जो हमने डायग्राम लिया था। जरूरी नहीं है हमेशा होगा, हमने जो डायग्राम लिया था उसमें पहले ये निकालेंगे, फिर सर्किट में KCL KVL ओम्स लॉ का यूज करके बाकी पैरामीटर निकालेंगे। अगर आप यहाँ ICT निकालते हैं, ICT आपको पता है क्या होता है, C dVCT बाय dt। क्या होता है, C dVCT बाय dt। सो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, C इंटू V0, C इंटू V0, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन RC। तो दिस इज RC एंड दिस इज माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन RC, या फिर आप लिख सकते हैं टाउ। सो क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। एंड दिस आंसर इज अगेन वैलिड फॉर t ग्रेटर देन 0। IC आपको याद नहीं रखना है, IC आपको याद नहीं रखना है। ठीक है? सिमिलरली अगर आप IRT निकालना चाहते अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, तो क्या हो जाता, दिस इज नथिंग बट माइनस ICT। तो सभी वैल्यू यहाँ पे टाइम के फंक्शन में मिलेगा। अब अगर हमसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाता है तो उस टाइम की वैल्यू हम पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। उस टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है इतना? क्लियर है? सो जस्ट वी हैव टू पुट हियर वैल्यू। चलिए अब अगर हम यहाँ बात करते हैं, अब अगर हम यहाँ बात करते हैं कि RC सर्किट में टाइम कांस्टेंट आप कैसे निकालेंगे। तो जैसा हमने लास्ट क्लास में RL के लिए देखा था, सेम प्रोसेस वी हैव टू फॉलो, जैसा हमने RL के लिए देखा था। सो सेम प्रोसेस। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ एक वोल्टेज है 10 वोल्ट, यहाँ हम एक रजिस्टर ले लेते हैं, यहाँ एक रजिस्टर ले लेते हैं, यहाँ एक रजिस्टर ले लेते हैं, और यहाँ एक कैपेसिटर ले लेते हैं। क्लियर? सपोज दिस इज 2 ओम, सपोज दिस इज 2 ओम, सपोज दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 2 फैरेड। क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू 0, वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू 0 मींस शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स होता तो 0 मींस ओपन सर्किट। सबसे पहला टास्क। नाउ अब क्या करेंगे, आप देखेंगे सर्किट कहाँ से R और C अलग अलग हो सकता है। तो पहले आप वोल्टेज को 0 करेंगे, वोल्टेज आपका 0 हो जाएगा। दिस इज रेजिस्टेंस, हियर दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक है? यहाँ आपके पास एक रेजिस्टेंस है और मैंने इसको 20 से कट कर दिया, और यहाँ आपके पास एक कैपेसिटर है। लिख सकते हैं हम ऐसा? बोलिए, लिख सकते हैं हम ऐसा? यस। अब आप देखेंगे एक साइड देखेंगे तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा यहाँ से, C इक्विवेलेंट, यहाँ तो एक ही C है। और अगर हम इस साइड देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट। दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो यहाँ से आपका टाउ क्या हो जाएगा,
आर इक्विवेलेंट बहुत सारे, सी एक है, आर इक्विवेलेंट 2 पैरेलल टू 1 प्लस 1 दिस इज 2 एंड सी आपके पास कितना है 2, दिस इज नथिंग बट 4 सेकेंड, टाउ की यूनिट क्या होगी सेकेंड, दिस इज टाइम 4 सेकेंड। क्लियर है, यूनिट क्या होगी सेकेंड्स। क्लियर। सो किसी भी सर्किट का हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर करंट सोर्स होता तो ये आपका ओपन हो जाता। अब अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर है, तो क्या एक से ज्यादा कैपेसिटर है तो क्या हम डायरेक्टली टाउ निकाल सकते हैं? हाँ, अगर वो सेपरेबल है, अगर वो सेपरेबल है तो आप निकाल सकते हैं, अगर वो सेपरेबल है तो आप निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए, है ना। अगर हमारे पास यहाँ 10 वोल्ट है, हियर वन रेजिस्टेंस, हियर वन रेजिस्टेंस, यहाँ हमारे पास एक कैपेसिटर है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक कैपेसिटर है और यहाँ एक और कैपेसिटर है। मैंने यहाँ 3 कैपेसिटर ले लिए, ठीक है। नाउ दिस इज 1 फैराड, दिस इज 1 फैराड एंड दिस इज 2 फैराड, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 1 ओम। ठीक है, आपको ये सर्किट का क्या निकालना है? टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हमें कोई मतलब नहीं कि सोर्स फ्री सर्किट है, वो आरसी होना चाहिए। तो याद रखेंगे किसी भी आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है? आर इंटू सी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ आपके पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ हमारे पास, क्या इन दोनों को अल्टर कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। सो क्या दोनों सेपरेट हो गए? यस, आर और सी सेपरेट हो गए, यस। यहाँ से आप देखेंगे बोथ आर सेपरेट। सो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, दिस इज 1। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 एंड 2 एंड 1 पैरेलल 1 दैट इज 0.5, 0.5 एंड 2 दैट इज 2.5 एंड सी इक्विवेलेंट आपको कितना मिल जाएगा? 1 प्लस 1 पैरेलल में कैपेसिटर ऐड होता है तो क्या हो जाएगा? 2 एंड 2 सीरीज में है तो क्या हो जाएगा? 1। सो 1 एंड 1 इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको क्या मिलेगा? गलती नहीं करेंगे, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मिलेगा? 2 एंड 2 अगर कैपेसिटर सीरीज पे है तो क्या हो जाएगा? वो आपका 1। तो आपको कैपेसिटेंस क्या मिल रहा है? 1। सो टाउ आपको क्या मिल जाएगा? आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1 मीन्स 5/2। क्लियर है? अगर ये सेपरेबल नहीं होता, एक कैपेसिटर यहाँ पे होता, एक रेजिस्टेंस इधर होता, अगर ये नॉन सेपरेबल है तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते थे। क्लियर है? अगर नॉन सेपरेबल नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते थे। अब आप देखेंगे, इतना क्लियर है ना। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सपोज फॉर एग्जाम्पल 3 कैपेसिटर है यहाँ पे, सपोज फॉर एग्जाम्पल 3 कैपेसिटर है और आपने इसे सेपरेट कर लिया और आपने यहाँ VCT निकाला, आपने इस सर्किट को सेपरेट कर लिया, टाउ आ गया। इनिशियल आपको कैपेसिटर का वोल्टेज यहाँ पे क्या गिवन होगा? इनिशियल कैपेसिटर का वोल्टेज तो तीनों कैपेसिटर के क्रॉस अलग अलग भी हो सकता है, इनिशियल कैपेसिटर का वोल्टेज अलग अलग। तो आप इस सर्किट को कैसे सॉल्व करते? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि t ग्रेटर देन 0 पे ये आपका जो 10 वोल्ट है ये रिमूव हो चुका है, ये 10 वोल्ट यहाँ एक हम स्विच लगा सकते हैं, ये रिमूव हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं, अगर ये 10u माइनस टी है, ठीक है, इसका मतलब 0 से पहले 10 वोल्ट था एंड 0 के बाद ये 0 वोल्ट है, मीन शॉर्ट सर्किट। सो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं इसे क्या कर सकता था, देखेंगे क्या R और C सेपरेबल है? C, आप तीनों C को एक C बना सकते थे। सो इस क्वेश्चन को देखेंगे आप ऐसा कुछ लिख सकते थे, दिस इज 10u ऑफ माइनस टी। क्लियर? यहाँ आपके पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये तो मैंने रेजिस्टेंस और इस पूरे कैपेसिटर को मैंने एक कैपेसिटर बना दिया। कैसे? सीरीज और पैरेलल सॉल्व करके। ठीक है, तो ये पूरा एक कैपेसिटर आपके पास क्या बन चुका है? 2 and 1 पैरेलल दैट इज 2 and 2 आर इन सीरीज दैट इज 1 फैराड। ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 1 ओम। क्लियर? सो जनरली एक कैपेसिटर के क्वेश्चन आएंगे, बट मैंने इसको सिंगल कैपेसिटर बना दिया, बट एक्चुअल में इस कैपेसिटर के अंदर ये 3 कैपेसिटर हैं। ठीक है, तो वो बाद में आप सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप यहाँ पे क्या निकालेंगे? हमें इस पोजीशन पे क्या निकालना है? VCT।
क्या निकालना है, VCT निकालना है। सो इसके लिए आपको इनिशियल वैल्यू चाहिए। व्हाट विल बी इनिशियल वैल्यू अक्रॉस कैपेसिटर। सो इनिशियल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले आप सर्किट ड्रॉ करेंगे एट t इक्वल टू 0 माइनस, या तो एग्जामिनर आपको इनिशियल वैल्यू देंगे या आपको निकालना होगा। सो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे देते भी हैं और आपको निकालना भी होता है। तो कैसे निकालते हैं, t इक्वल टू 0 माइनस, आपको पता है सर्किट हमेशा किस में होता है, स्टडी स्टेट में, ये तो फिक्स है। बट स्टडी स्टेट पे अब आप चेक करेंगे वो कैपेसिटर चार्ज था या अनचार्ज था। तो आप देखेंगे ये 10 वोल्ट, 0 माइनस पे ये कितना कनेक्टेड था, 10 वोल्ट, कितना था, 10 वोल्ट। तो 0 माइनस पे ये 10 वोल्ट था, यहाँ आपके पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ आपके पास एक रेजिस्टेंस है और यहाँ आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज 2। अब 0 माइनस पे कैपेसिटर आप हमेशा क्या लिखते हैं, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ऐसे ओपन सर्किट। स्टडी स्टेट पे, स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट। बट मैंने आपको क्या पढ़ाया है, कैपेसिटर अगर चार्ज है तो ओपन है और अनचार्ज है तो शॉर्ट है, आपको ये लेना है। अब आप देखेंगे ये चार्ज रहा होगा या अनचार्ज। ये सोर्स आपका कब से कनेक्टेड था, 10 वोल्ट माइनस इनफाइनाइट टाइम से। 10 u माइनस टी को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा मिलता है, 10 u ऑफ माइनस टी आपको कैसा मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा और इसके बाद क्या हो जाएगा 0, दिस इज 10, ऐसा ही कुछ होगा ना। इसका मतलब ये सोर्स कब से कनेक्टेड है, माइनस इनफाइनाइट टाइम से, और ये डेफिनेटली कैपेसिटर को क्या कर चुका होगा, चार्ज कर चुका होगा। कौन से कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर चार्ज हो चुके होंगे। मेरे दिमाग में चलते रहना चाहिए, इसके अंदर अभी 3 कैपेसिटर है, ठीक है ना अभी, लेकिन मैंने इसे एक बना दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस और वो क्वेश्चन सेम है, ठीक है, दोनों का तरीका डिफरेंट है ना। कैपेसिटर चार्ज होगा तो चार्ज, यहाँ कैपेसिटर क्या है आपके पास, चार्ज। तो चार्ज कैपेसिटर आपको पता है क्या होता है, ओपन सर्किट। और अगर कैपेसिटर चार्ज है तो क्या उसके क्रॉस वोल्टेज होगा, यस होगा, वो आपको अब निकालना पड़ेगा। तो ये चार्ज है, ओपन होगा, आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, Vc0 माइनस, और इसी को आप क्या बोल देते हैं, V0, ठीक है। तो आपका टारगेट क्लियर, टारगेट सेट, हमें क्या निकालना है, इनिशियल वोल्टेज। तो ये आपका ओपन सर्किट है और यहाँ वोल्टेज आप क्या लिखेंगे, Vc0 माइनस लिख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करके निकाल लीजिए। ये ओपन है, यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 10/2। तो यहाँ से आपको कितना करंट मिलेगा, 5 एम्पियर। क्लियर है, ये ओपन होगा तो ये सीरीज पे होंगे 1 and 1 2, तो 10/2 इज 5 एम्पियर। यहाँ से 5 एम्पियर यहाँ फ्लो होगा, तो व्हाट विल बी वोल्टेज हियर, 5 वोल्ट। यहाँ ड्रॉप 0 होगा, तो हियर ड्रॉप इज 0 वोल्ट होगा। सो ये 5 वोल्ट, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो Vc0 माइनस हमें क्या मिल गया, 5 वोल्ट। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट Vc0 प्लस, क्योंकि आपको पता है कैपेसिटर वोल्टेज 0 माइनस इक्वल टू 0 प्लस होता है, और आप इसी को और नाम दे सकते हैं V0। क्लियर। सो हमें इनिशियल वैल्यू मिल चुकी है। क्लियर। अब आप इसका टाउ भी निकाल लीजिए, ठीक है। सो टाउ निकल जाएगा, आरसी सर्किट है तो टाउ ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है। टाउ आपके पास क्या है, 5/2 सेकेंड। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, दिस Vct। तो Vct आपको क्या मिल जाएगा, Vc0 माइनस या Vc0 e⁻ माइनस t/टाउ। सो वैल्यू आप पुट कर देते हैं, Vc0 कितना है आपके पास, 5 e⁻ माइनस t, एंड टाउ कितना है 5/2, सो 2t/5, 2t/5, and this answer is only valid for t greater than 0. So this will be the voltage across capacitor. समझ में आया मैंने क्या किया, बहुत आसान है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंटली से समझना। कैपेसिटर 3 थे, पहले मैंने इसको एक बना लिया, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही Vct है ना, या 3 Vct है, एक ही है। तो अगर आप बहुत सारे कैपेसिटर को एक कैपेसिटर बना सकते हैं, अगर आप बहुत सारे कैपेसिटर को एक सिंगल कैपेसिटर बना सकते हैं, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। क्लियर, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। क्लियर है। अब आपको यहां का देखिए वोल्टेज मिल चुका है Vct। अब इस सर्किट को आप क्या सेपरेट सॉल्व कर सकते थे, यस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इतना क्लियर है ना। सो अगर आपने यहां Vct निकाल लिया, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या था, आपने ये तीनों के कॉम्बिनेशन के क्रॉस वोल्टेज निकाल लिया है। तो देखिए मैं वापस इस कैपेसिटर को सेपरेट कर देता हूं। तो यहाँ आपके पास एक कैपेसिटर है, यहाँ आपके पास एक कैपेसिटर है, और यहाँ आपके पास एक कैपेसिटर है, लिख सकते हैं। और ये वैल्यू आपने निकाल ली है क्या, Vct, ये वैल्यू आपने निकाल ली है Vct। अब क्या वोल्टेज डिवाइडर से आंसर आ जाएगा, यस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दिस इज 2 फैरड, और ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 फैरड। दिस इज 1 फैरड, दिस इज 1 फैरड। इतना क्लियर है। सो अगर मैं बोलता हूं ये Vct1 है,
यहाँ का वोल्टेज Vc1t है और ये दोनों का वोल्टेज सेम होगा, मैं इसे नाम दे देता हूँ Vc2t, लिख सकते हैं। तो व्हाट इज Vc1t एंड व्हाट इज Vc2t, दोनों 2 फैराड और 2 फैराड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Vc1t और Vc2t क्या बराबर होंगे, क्या बराबर होंगे, यस, क्योंकि ये 1 और 1 को आप जब पैरेलल पे ऐड करते हैं कैपेसिटर में तो 2 होगा, ये 2, तो अगर दोनों सेम है तो वोल्टेज जस्ट हाफ एंड हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Vct/2। तो व्हाट विल बी द आंसर, दोनों कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या मिल जाएगा 5/2 e raised to power -2/5t and this answer is valid for t greater than 0। सो अब आप देखेंगे मैंने पहले टोटल कैपेसिटर का वोल्टेज निकाला, इसके बाद मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर को वापस ब्रेक कर दिया बहुत सारे कैपेसिटर में, और फिर मैं इसे सॉल्व करके सेपरेट वैल्यू निकाल सकता हूं। क्लियर है? सो आपने यहाँ पे तीनों के क्रॉस क्या निकाल लिया, वोल्टेज निकाल लिया, तीनों के क्रॉस क्या निकाल लिया, वोल्टेज निकाल लिया। ठीक है, आसान है बहुत ये। ठीक है ना। अब अगर आपसे यहाँ करंट पूछा जाता तो आपको इतना क्लियर है कि यहाँ जो करंट जाएगा वो ये दोनों में एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, बट टोटल करंट आप कैसे निकाल सकते थे, यहां से आप ICT निकाल सकते थे, तो ICT आपको क्या मिल जाता, CdVCT/dt, बोले लिख सकते हैं। और वैसे अगर आपको सेपरेट वोल्टेज मिल चुका है तो आप सेपरेट करंट भी निकाल सकते थे, आप सेपरेट करंट भी निकाल सकते थे। इतना क्लियर है ना। तो ICT यहां से क्या हो जाएगा, चलिए निकालते हैं टोटल करंट, ICT CdV/dt। सो C आप पुट कर सकते हैं। अब टोटल C आपका कितना था, टोटल C इज 1 फैराड, हम टोटल करंट निकाल रहे हैं ना, तो टोटल C वाज 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस 5 इंटू -2/5, 5 कैंसल -2, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं देखेंगे, -2 e raised to power -2/5t and this answer is valid for t greater than 0। so यहाँ आपको करंट मिल चुका है, दिस करंट इज ICT, दिस करंट इज ICT। तो यहाँ आपको करंट भी मिल चुका है, यहाँ वोल्टेज भी मिल चुका है। आप चाहे वहां से भी निकाल सकते थे, अगर आप इसके क्रॉस करंट निकालते, इसके क्रॉस अगर आप करंट निकालते तो देखेंगे C2 है और यहाँ 2 से डिवाइड है, 2 कैंसिल हो जाता, तो सेम आंसर आपको फिर से मिलेगा। बट आप 1 फैराड और 1 फैराड के क्रॉस देखेंगे तो ये ICT है, तो यहाँ कितना करंट होगा, यहाँ कितना होगा, आप इसे IC1 नाम देते हैं, इसे IC2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, IC1t इज इक्वल टू IC2t इज इक्वल टू ICT/2, करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर है, दोनों में सेम करंट होगा, दोनों में सेम करंट होगा। क्लियर है इतना, दोनों में सेम करंट होगा। तो आपको ये आंसर क्लियर है ना। तो क्लियर, मैंने कैसे सॉल्व किया, तो एक से ज्यादा कैपेसिटर था, आपको घबराना नहीं था। अगर आप उसे एक कैपेसिटर के फॉर्म पे लिख सकते थे, एक कैपेसिटर बना दिए, रेजिस्टेंस को रहने दे सकते थे, आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये फार्मूला आपका किसके लिए, एक ही कैपेसिटर के लिए था। यहाँ पे C1 C2 C3 तो आपने नहीं लिखा है, लिखा है C1 C2 C3 नहीं लिखा है। क्लियर ना। अब अगर हम यहाँ बात करें, इतना क्लियर है सभी को ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्टक हो सकते हैं। ठीक है, मैंने एक बहुत सिंपलेस्ट वे बताया, फार्मूला लगाना कैसे है ट्रांजिएंट में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेटवर्क को कैसे सिंपल करना है एंड सॉल्व करना है। अब अगर आप मुझे बोलें सर इसका इनिशियल वोल्टेज इसका और इसका निकाल लें, तो क्या हम ये VCT वाला फार्मूला इंडिविजुअल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो वन थिंग याद रखेंगे, टाउ कभी इंडिविजुअल कैपेसिटर का नहीं होता, टाउ हमेशा होल सर्किट का होता है। फर्स्ट थिंग, टाउ हमेशा किसका होता है, पूरे नेटवर्क का होता है, पर्टिकुलर किसी कैपेसिटर के लिए आप टाउ नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो टाउ इस पूरे सर्किट का निकलेगा क्या, R इक्विवेलेंट इनटू C इक्विवेलेंट। अगर आपने टाउ निकाल लिया किसी नेटवर्क का, क्लियर। अब अगर आपके पास यहाँ VC1 है और यहाँ VC2 है फॉर एग्जांपल, सो क्या आप यहाँ ऐसा लिख सकते थे, VC1 इज इक्वल टू VC10, उस कैपेसिटर का वोल्टेज एट 0 e raised to power -t/τ एंड दिस आंसर इज वैलिड फॉर t greater than 0। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या अगर आपको VC1t मींस यहाँ का वोल्टेज निकालना है और अगर आपको इसका इनिशियल वोल्टेज पता है, तो क्या ये फार्मूला लगा सकते थे, क्या लगा सकते थे। सिमिलरली क्या आप VC2t इज इक्वल टू VC20 e raised to power -t/τ t greater than 0, क्या ये लगा सकते थे।
ये लगाने के लिए आपको दोनों का इनिशियल वोल्टेज पता होना जरूरी है। तो चलिए निकालते हैं, फिर हम चेक करते हैं हमें सेम आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, सेम आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो आपको इस सर्किट को सबसे पहले 0 माइनस पे ये वैल्यू निकालनी होगी। तो क्या हो जाएगा, एट टी इज इक्वल टू 0 माइनस। अब सेकेंड केस में मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर को एक नहीं बनाया, जैसा वैसा का वैसा रहने दिया अभी। ठीक है, तो चलिए जैसा नेटवर्क है वैसा रहने देते हैं। 0 माइनस पे कितना है आपके पास, 10 वोल्ट। यस, यहाँ आपके पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ आपके पास एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ आपके पास एक रेजिस्टेंस है। मैंने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को अल्टर कर दिया। यहाँ आपके पास एक कैपेसिटर है, यहाँ आपके पास एक कैपेसिटर है, और यहाँ आपके पास एक कैपेसिटर है। ठीक है, अभी ये 0 माइनस पे नहीं, अभी हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ये आपके पास था। अगर ये 10 वोल्ट बहुत टाइम से कनेक्टेड है तो क्या ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा? यस, चार्ज कैपेसिटर ओपन सर्किट, ये ओपन है। ये चार्ज कैपेसिटर, दिस इज ओपन सर्किट, दिस इज चार्ज कैपेसिटर ओपन सर्किट। बट आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, ओपन 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 है बट इसके अंदर एक कैपेसिटर है, इसके अंदर एक कैपेसिटर है। सो अगर आप ऐसा लेते हैं तो ये तीनों वोल्टेज निकाल लेते हैं। ये दोनों वोल्टेज तो सेम होगा, तो यहाँ वोल्टेज Vc2 0 आ जाएगा, और यहाँ आप वोल्टेज मान लेते हैं Vc1 0। बोलिए, लिख सकते हैं। तो क्या Vc1 0 Vc2 0 निकाल सकते हैं? यस। ये देखिए ओपन है तो यहाँ करंट नहीं जाएगा, पूरा करंट यहाँ जाएगा। तो दिस इज 5 एम्पियर। यहाँ का वोल्टेज आपको मिल गया 5 वोल्ट। क्लियर, यहाँ ड्रॉप आपका 0 होगा, दिस इज 0 वोल्ट। इसका मतलब मुझे इस पूरे के क्रॉस कितना मिल चुका है, 5 वोल्ट। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज योर 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट इस कैपेसिटर और इन कैपेसिटर में डिवाइड होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको इस टोटल के क्रॉस अभी 5 वोल्ट मिला है, बट ये वोल्टेज और ये वोल्टेज और ये वोल्टेज एग्जैक्टली क्या होगा ये आपको निकालना था। तो चलिए यहां से फिर हम सॉल्व करते हैं। इस पार्ट का काम खत्म हो चुका है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिला है, बट एक्चुअल पे यहाँ एक कैपेसिटर था, यहाँ एक कैपेसिटर था, और यहाँ एक कैपेसिटर था रियल पे। ऐसा नहीं कि ओपन है कैपेसिटर गायब हो गया, कैपेसिटर चार्ज है वहां पे, और चार्ज नहीं हो सकता तो उसके क्रॉस उसका बिहेवियर और चार्ज नहीं हो सकता, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन वो कैपेसिटर है, ऐसा नहीं कि गायब कर दिया आपने। तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ 5 वोल्ट है और ये ओपन, ऐसा तो नहीं, ये कुछ तो होगा ना यहाँ पे एलिमेंट जिसके क्रॉस 5 वोल्ट आपको मिलेगा, तो कुछ तो है, दैट इज कैपेसिटर। अब यहाँ कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर से आप इंडिविजुअल वोल्टेज निकालेंगे। तो दिस वैल्यू इज योर 2 फैराड, दिस इज 1 फैराड, दिस इज 1 फैराड। इन दोनों को लेंगे तो 2 फैराड होगा। तो ये 2 फैराड एंड 2 फैराड, मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा 5/2 वोल्ट, और यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा 5/2 वोल्ट। इसका मतलब आपको Vc1 0 एंड Vc2 0 मिल चुका है। सो क्या हो जाएगा Vc1 0 माइनस दिस इज 5/2 वोल्ट, एंड यहां से Vc2 0 माइनस 5/2 वोल्ट। क्लियर है? सो क्या आप डायरेक्टली यहां लगा सकते थे फार्मूला, Vc1 0 दैट इज 5/2 e raised to power minus t upon tau। टाउ तो पूरे सर्किट का क्या सेम आंसर है? यस, सेम आंसर है, सेम आंसर। दिस आंसर is valid for t greater than 0. Similarly here also 5/2 e raised to power minus t upon tau t greater than equal to 0। क्लियर है? बट ये जब ही लग पाएगा जब ये सेपरेट होगा। अगर सेपरेट नहीं होगा कैपेसिटर तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि टाउ ही नहीं निकलेगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस मेथड से। क्लियर है? सो किसी भी आरसी सर्किट, और सेम जो मैंने पढ़ाया है ये सब कुछ किसमें और इंप्लीमेंट हो जाएगा, आरएल सर्किट में भी इंप्लीमेंट होगा। किसमें इंप्लीमेंट होगा? आरएल सर्किट में भी इंप्लीमेंट होगा। क्लियर है? सो किसी भी आरएल सर्किट और किसी भी आरसी सर्किट में एक से ज्यादा इंडक्टर और एक से ज्यादा कैपेसिटर है। सो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं अगर वो सेपरेबल है। मैंने दो तरीका बताया, एक आप इंडिविजुअल इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकाल लो और डायरेक्टली ये फार्मूला लगा सकते हैं, इनिशियल वोल्टेज चाहिए। दूसरा तरीका, आप पूरे कैपेसिटर को एक कैपेसिटर बना के लगा दीजिए और सिंगल एल या सिंगल सी की सर्किट बनेगी। आर बहुत सारे हो सकते हैं, और आप टोटल कैपेसिटर का वोल्टेज निकाल लीजिए VCT V0 माइनस टी अपॉन टाउ से, और टोटल वोल्टेज आने के बाद उसे वापस सर्किट में रिप्रेजेंट कीजिए और इसे डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है? बट ज्यादातर केसेस में हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो सिंगल कैपेसिटर के मिलते हैं। ठीक है? बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आजकल 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर के भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। बोले क्लियर? इतना आसान है? सो क्या आरसी सर्किट हम सॉल्व कर सकते हैं, आरएल सर्किट सॉल्व कर सकते हैं? सो यहाँ आपने एक इंपॉर्टेंट चीज देखा कि मैंने 0 माइनस पे वैल्यू कैसे निकाली।
सो जीरो माइनस पे आप जब भी सर्किट ड्रॉ करेंगे, जीरो माइनस या तो एग्जामिनर देंगे या हमें निकालना होगा। सो एट जीरो माइनस पे आप लिखेंगे प्रॉपरली जैसा मैंने लिखा था, एट टी इज इक्वल टू जीरो माइनस सर्किट स्टडी स्टेट में होती है। सो आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कैपेसिटर इंडक्टर शॉर्ट होगा या ओपन होगा, शॉर्ट होगा या ओपन होगा। आपको चेक करना है कि वो चार्ज है या अनचार्ज है। चार्ज कैपेसिटर है तो ओपन सर्किट, अनचार्ज कैपेसिटर है तो आप शॉर्ट करेंगे। अगर चार्ज इंडक्टर है तो आप शॉर्ट करेंगे और अनचार्ज इंडक्टर है तो आप ओपन करेंगे। क्या करेंगे? ओपन करेंगे। क्लियर है? सेम अगर ऐसा ही क्वेश्चंस क्या आप इंडक्टर के लिए ले सकते हैं? आप यही सेम चीज इंडक्टर के लिए भी ले सकते थे। अगर ये 3 कैपेसिटर की जगह मैं 3 इंडक्टर लगा देता, अगर यहाँ पे हम 3 इंडक्टर लगा देते तो क्या होता, देखते हैं। चलिए रेजिस्टेंस को मैं यहाँ ले लेता हूँ, दिस इज 2 ओम, ठीक है। यहाँ एक इंडक्टर लेते हैं, सपोज दिस इज 1 हेनरी। यहाँ एक इंडक्टर लेते हैं और यहाँ एक इंडक्टर लेते हैं, दिस इज 2 हेनरी और 2 हेनरी। अगर ये दोनों का हेनरी अलग हो जाए या कैपेसिटर था तो वोल्टेज फैराड अलग हो जाए, तो अब वहां पे जो करंट हो वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करंट चेंज हो जाएगा। बट अभी मैंने सेम लिया है, कैलकुलेशन आसान हो। अगर ऐसा है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसके क्रॉस इनिशियल वैल्यू निकालेंगे। आपके पास 2 चॉइस थी। पहली चॉइस आप इस पूरे को एक इंडक्टर बना दीजिए, दूसरी चॉइस आप इस इंडक्टर के क्रॉस इंडिविजुअल निकाल लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन होगा आप पहले इस पूरे इंडक्टर को एक इंडक्टर बनाइए और सॉल्व करिए। ठीक है, आप क्या करिए? एक इंडक्टर बनाइए। तो आपको ये करना चाहिए, यहां पे दिस इज 10u माइनस टी, ठीक है। नाउ यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ आपके पास रेजिस्टेंस है। इस पूरे इंडक्टर का 2 पैरेलल टू 1, 1 + 1 2। सो यहाँ आपके पास एक इंडक्टर है, दिस इज 2 हेनरी। ऐसा आपको पहले ये करना चाहिए, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 1 ओम। क्लियर है? अब आपको ये निकालना है इस इंडक्टर के क्रॉस इनिशियल वैल्यू कुछ है या नहीं है। इंडक्टर है तो इसके क्रॉस करंट स्टोर होगा इस डायरेक्शन पे, और आप इसे क्या नाम दे देते हैं? I0। क्लियर? तो I0 कैसे निकालेंगे देखेंगे। आप सर्किट को ड्रॉ करेंगे एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, ठीक है। 0 माइनस पे ये वोल्टेज कितना होगा? 10 वोल्ट। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए 10 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट। लिख सकते हैं ये रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ रेजिस्टेंस है। इतना क्लियर है ना? अब आपके पास ये 10 वोल्ट बहुत टाइम से कनेक्टेड है इंडक्टर के क्रॉस, तो क्या होगा? इंडक्टर चार्ज होगा। सो आप यहाँ लिखेंगे 0 माइनस पे हमेशा स्टडी स्टेट होगा, और यहाँ इंडक्टर है। इंडक्टर को चेक करेंगे चार्ज है या अनचार्ज है, डेफिनेटली चार्ज है। दिस इज चार्ज इंडक्टर। एंड चार्ज इंडक्टर क्या होता है? चार्ज इंडक्टर एक करंट स्टोर करके रखता है बहुत सारा। इसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। करंट कब फ्लो होगा? जब वो शॉर्ट होगा। और निकालेंगे क्या? I0। क्या निकालेंगे? I0। इतना क्लियर है? सो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा आप इसे क्या लिखेंगे? IL0 माइनस, और आप इसे क्या बोल देते हैं? I0। और आपको पता है IL0 माइनस इक्वल टू IL0 प्लस होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ डीसी वोल्ट है। अगर यहाँ इंपल्स का फंक्शन होता तो शायद कुछ चेंजेस हो सकते थे। सो यहाँ आपके पास 1 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम। क्लियर? तो करंट कितना हो जाएगा? करंट क्या हो जाएगा? दिस इज 2 पैरेलल 1, 2 into 1, 2/3। सो 2/3 प्लस 1। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास? 3 + 2 5/3। तो रेजिस्टेंस टोटल आपके पास कितना है? 5/3। कितना है? 5/3। तो ये टोटल करंट आपको कितना मिलेगा? वोल्टेज 10/5/3। तो क्या हो जाएगा? 10 × 3 15, क्या हो जाएगा? दिस इज 15, सॉरी 10 × 3 30/5। 30/5 में 6 एम्पियर। कितना मिलेगा आपको? ये 6 एम्पियर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर हमें मिल चुका है यहाँ पे करंट। तो यहाँ 6 एम्पियर डिवाइड कर देते हैं करंट डिवाइडर से, तो यहाँ का करंट कितना हो जाएगा? 6 × 1, 6 × 1 डिवाइड बाय 2 + 1 3 इज इक्वल टू 6/3, दैट इज 2 एम्पियर। करंट मिल गया हमें। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स होगा तो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना? कैलकुलेशन में अगर गलती से मिस्टेक्स हो जाता है तो प्लीज उसे खुद से करेक्ट कर लेना। घबराना नहीं कि सर आपने गलत करा दिया, ठीक है ना? क्योंकि मैं अभी कैलकुलेशन पे टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ। क्लियर ना? आई होप कि सही होगा। तो 2 एम्पियर हमारा आ चुका है, IL0 माइनस, यही टारगेट था। चलिए, सो अब अगर हमारे पास ये सिंगल इंडक्टर है और आपको पता है t greater than 0 पे ये सर्किट क्या होगी, तो एट t greater than or equal to 0 पे आपका वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा? दिस इज 0 वोल्ट, और 0 वोल्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। तो t greater than 0 पे नेटवर्क आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा। और यहां आपके पास एक सिंगल इंडक्टर है लाइक दिस। क्लियर? दिस इज 2 हेनरी, और यहां आपके पास 2 ओम है, दिस इज 1 ओम,
एंड दिस इज 1 ओम। क्लियर? तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट एंड एल इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, तो टाउ आ जाएगा। टाउ क्या हो जाएगा? एल इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट। वैसे एल तो आपने एक ही ले लिया है तो ये 2 ही रहेगा क्योंकि आपने सबको एक बना दिया है। दिस 1 पैरेलल 1.5, दिस इज 2.5 मींस 5/2, दिस इज नथिंग बट 4/5। क्लियर है? तो टाउ हमें मिल चुका है, तो टाउ मिल चुका है और इनिशियल करंट मिल चुका है। सो क्या आप इस इंडक्टर का करंट निकाल सकते हैं? यस। सो यहाँ जो करंट फ्लो होगा दैट इज नथिंग बट ILT। और ILT क्या हो जाएगा? क्योंकि सोर्स फ्री है आपका, तो ILT क्या हो जाएगा? I0 e raised to power minus t/τ, एंड टाउ क्या होता है? L/R मींस माइनस, चलिए t/τ ही लिखते हैं, t ग्रेटर देन 0 क्योंकि टाउ आपने निकाल लिया है। ठीक है ना? सो ILT आपको क्या मिल जाएगा? I0 आपने निकाला है दैट इज 2 e raised to power माइनस टाउ कितना है आपके पास? 4/5 मींस माइनस 5/4t, एंड दिस आंसर इज वैलिड फॉर t ग्रेटर देन 0। ये आपको करंट मिल चुका है। कौन सा? इंडक्टर करंट। बट वो किसके क्रॉस जा रहा है? मींस ये टोटल करंट, ये टोटल इंडक्टर आपके पास कितना है? ये करंट आपको मिला है ILT। यहां से भी सेम करंट आएगा। यहां अगर आपको करंट निकालना है IL1 और यहां अगर आपको IL2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? IL का हाफ। अब आप यहाँ इंडिविजुअल निकाल सकते थे, IL1t इज इक्वल टू IL2t इज इक्वल टू ILT डिवाइड बाय 2। आंसर आपके पास आ गया। 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? e raised to power माइनस 5/4t फॉर t ग्रेटर देन 0। यहाँ करंट, यहाँ करंट, यहाँ करंट आपको मिल चुका है। वोल्टेज निकालना था तो वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। ILT पता है, अब तीनों का सेपरेट सेपरेट करंट पता है तो तीनों का सेपरेट सेपरेट वोल्टेज भी आप इजीली निकाल सकते थे, इक्वल टू LdI/dt से। पहला तरीका। दूसरा, आपको यहाँ का अगर वोल्टेज पता है, दिस करंट इज टोटल एक्चुअल ILT, यहाँ का वोल्टेज पता है तो वोल्टेज डिवाइडर से भी आप निकाल सकते हैं। आसान है बहुत। क्लियर? जस्ट मैंने आपको बताया कि एक से अगर ज़्यादा इंडक्टर भी कनेक्टेड है तो कोई इशू नहीं है, सेपरेबल होना चाहिए। आप उसे एक इंडक्टर के फॉर्म पे अगर लिख सकते हैं तो दैट इज गुड। ठीक है? अगर वो सेपरेबल नहीं है तो सबसे पहली प्रॉब्लम, आप उसका टाउ ही नहीं निकाल पाएंगे। क्या नहीं निकाल पाएंगे? टाउ नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है? टाउ नहीं निकाल पाएंगे तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। फिर हम वहाँ 1-2 लूप, अगर सेपरेबल नहीं है मतलब लूप ज़्यादा है या नोड ज़्यादा है, तो फिर हम वहाँ लूप इक्वेशन या नोडल इक्वेशन लिखेंगे, या फिर हम वहाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप वहाँ नोडल या लूप इक्वेशन लिखेंगे, बट ऐसे क्वेश्चन अभी तक जनरली फ्रेम कभी नहीं किए गए हैं और जनरली नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है? कि जहाँ एक से ज़्यादा इंडक्टर हो, एक से ज़्यादा कैपेसिटर हो और वो सेपरेबल नहीं हो। ठीक है? बट डोंट वरी, आई विल टेक सम क्वेश्चंस। ठीक है? अभी तो ये स्टार्टिंग है। ठीक है? तो आई होप कि आपको इस प्रॉब्लम पे मजा आया होगा। ठीक है? तो पहले हम एक पे निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है? टोटल करंट मिल गया मतलब अब एक इंडक्टिव सर्किट, इसका काम तो खत्म हो चुका है ना, ये आपका खत्म हो चुका है। यहाँ आप क्या निकाल लिए? टोटल करंट निकाल चुके हैं और यहाँ टोटल वोल्टेज निकाल चुके हैं। जब ये दोनों मिल चुका है तो यहाँ वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर, आप चाहें तो KCL के वैल्यू लगा सकते हैं। KCL के वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। वोल्टेज डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर से यू विल गेट ए आंसर। क्लियर है? वोल्टेज डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर से यू विल गेट ए आंसर। तो आई होप कि आप डेफिनेटली एंजॉय किए होंगे आपके लेक्चर में। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को, इस सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं। जब तक आप इसे थोड़ा अच्छे से समझिए, नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ प्रॉब्लम्स सोर्स फ्री नेटवर्क के लिए, RL और RC सर्किट के लिए। ठीक है? तो हम कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम लेंगे। अभी तो हम बेसिक्स पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे जो जनरली हमारे टेक्स्ट बुक में और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है? तो कल मिलते हैं हम प्रॉब्लम के साथ विद सोर्स फ्री नेटवर्क RL एंड RC। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, सॉरी एंड जय हिंद। ओके, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए जरूर। आप अपने मन से 2-4 क्वेश्चन भी यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है? आप अपने मन से कोई क्वेश्चंस लेके भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है? तो कल मिलते हैं। चलिए, ओके, बाय बाय एंड जय हिंद।